नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन बियॉन्ड प्रोफेशनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग इस वीडियो सीरीज में क्राउन पब्लिकेशन की बिहार जनरल नॉलेज बुक पेज बाय पेज कवर कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो सीरीज को लगातार फॉलो करते हैं तो आपको इस बुक को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ इस लेक्चर की PDF भी आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और एक बात, बिहार रिलेटेड एग्जाम्स के लिए यह बुक कितना इम्पोर्टेंट है ये आप सभी को पता ही है। साथ ही साथ एक और बात मैं यहाँ करना चाहूँगा, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे वीडियो सीरीज में जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ है वो हिंदी है, यानी कि पूरी जो सीरीज है वो हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन की गई है। साथ ही साथ जो टेक्स्ट है वो भले इंग्लिश में है, लेकिन उसमें जो इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पर उसको हिंदी में भी बता दिया जाएगा, यानी कि साथ ही साथ मैं हिंदी में भी वहाँ पर एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं उनको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, या फिर ये सीरीज उनके लिए भी है, ठीक है। वो भी इसको बहुत ईजिली से, बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो पिछले वीडियोज में हम लोगों ने जो सोर्सेज है उसको पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, क्वाइंस और इंस्क्रिप्शंस, इन सब को फॉलो कर लिया था। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग लिटरेरी सोर्सेज को फॉलो करने वाले हैं, यानी कि लिटरेरी सोर्सेज को कवर करने वाले हैं। बिहार के बारे में जो सबसे पहले डिफरेंस मिलता है वो अथर्ववेदा और पंचविमासा महाब्राह्मणा में मिलता है। इन दोनों टेक्स्ट में, यानी कि पंचविमासा और अथर्ववेदा में बिहार में रहने वाले कम्युनिटी, जिसको कि इसमें व्रत्या बतलाया गया है, उसके बारे में मेंशन है। ये जो व्रत्याज है, यानी कि ये जो कम्युनिटी है वो मगध में रहते थे। यानी कि बिहार के जो रीजन्स है, यानी कि जैसे कि मगधा, इसके बारे में एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के तौर पे अगर हमको सबसे पहले जानकारी मिलती है वो अथर्ववेदा और पंचविमासा ब्राह्मणा में मिलता है। हालांकि इसके अलावा भी ऋग वेदा में मेंशंस किया हुआ है। ऋग वेदा जो है किकाता क्षेत्र के बारे में मेंशन करता है, जो कि आगे जाने पर, यानी कि बाद के समय में मगध के सिनोनिम के तौर पर जो है उसको यूज किया गया है। हाँ, हम कह सकते हैं कि ऋग वेदा में भी बिहार के बारे में मेंशन किया गया है, बट ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं देता है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, क्योंकि इसमें यह बतलाया गया है कि हाँ, सिनोनिम के तौर पर यूज किया गया है। ऋग वेदा में डायरेक्टली मगधा या फिर बिहार के किसी भी रीजन का डायरेक्ट मेंशन वहां पर नहीं है। इसलिए जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अथर्ववेदा और पंचविमासा ब्राह्मणा को ही टिक कीजिएगा। ऋग वेदा को टिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं देता है। इसमें सिर्फ अनुमान बताया गया कि हाँ, जो सिनोनिम्स के तौर पर यूज होता है, तो हो सकता है ऐसा कि ऋग वेदा में इसके बारे में मेंशन हो। साथ ही साथ एक और मैं बात बता दूं कि ये जो किकातास थे ये नॉन आर्यंस थे। नॉन आर्यंस कहने का मतलब कि ये आर्यंस से हमेशा इनका झगड़ा रहता था, आर्यंस से कभी इनकी बनती नहीं थी। आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग ये इस बात पे भी डिस्कस करेंगे कि बिहार में आर्यंस सबसे पहले कैसे आए, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं सतपथ ब्राह्मणा की। सतपथ ब्राह्मणा में ये बतलाया गया है कि जो बिहार है उसमें आर्यंस कैसे है, यानी कि बिहार में आर्यंस का जो स्थापित हुआ वो कैसे हुआ, वो वहां पर कैसे आकर के अपना जो है वो रूल जो है वो अपना शुरू किए। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन इसके पहले एक और मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं ब्राह्मणा के बारे में कि ये ब्राह्मणा होते क्या है। आपको कई तरह के ब्राह्मण्स के बारे में जो टेक्स्ट है उसको सुनने के बारे में मिलता होगा, तो अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ब्राह्मणा के बारे में। देखिए, एक मिनट जरा वेट कर लीजिए। इनकन्वीनियंस के लिए मैं माफी चाहता हूँ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं ब्राह्मणा के बारे में। देखिए, जितने भी वेदास होते हैं, यानी कि जितने भी तरह के वेद हैं, जितने भी वेद हैं
सॉरी एक मिनट। जितने भी तरह के आपको वेद होते हैं, वेद हमको पता है कि वेद जो है वो 4 तरह के होते हैं। जैसे कि आपको ऋग वेद हो गया, उसके अलावा साम वेद हो गया, यजुर्वेद हो जाएगा, और उसके बाद आपका सबसे लास्ट अथर्ववेद। तो इन ऋग वेद के जो बाद की चीज है, यानी कि जब इन ऋग वेद को एक्सप्लेन करके समझाया जा रहा था तो उसको नोट किया गया, यानी कि इसको जब एक्सप्लेनेशन किया गया तो उसके लिए भी प्रॉपर बुक्स बनाए गए। तो इनका जो एक्सप्लेनेशन जिसमें मिलता है उसी को हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं, यानी कि उसी टेक्स्ट को हम लोग ब्राह्मणा के नाम से जानते हैं, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। तो हर वेद का अपना एक अलग अलग क्या होता है, ब्राह्मण होता है अलग अलग। इसलिए ब्राह्मण को हम लोग ये बोलते हैं कि इसमें जो है वेदा की कमेंट्री लिखी हुई है, यानी कि इस वेदा की, यानी कि ये जो वेद है उनकी कमेंट्री जो है इसमें लिखी हुई है। क्योंकि जब इसको एक्सप्लेन किया जा रहा था, जितने भी वेद है उसको एक्सप्लेन किया गया, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी बुक में लिखा गया, और यही बुक जो है वो ब्राह्मण कहलाए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ब्राह्मण क्या है और इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला बुक है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में जो विदेहा रीजन है, विदेहा रीजन है, इसके बारे में मेंशन है। विदेहा रीजन के जो राजा थे, जो किंग्स थे, उनकी जो पूरी की पूरी जीनियोलॉजी स्केच है वो इसमें प्रदान की गई है, वो इसमें बताई गई है। जीनियोलॉजी का मतलब जैसे एक राजा होता है, उस राजा का बेटा फिर राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है। इसको हम लोग पूरी की पूरी जीनियोलॉजिकल स्केच बोलते हैं वहां की राजाओं की। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो जीनियोलॉजिकल स्केच है वो मार्कंडेय पुराण में मिलता है। विदेहा में जो किंग होते थे उसको जनक बोलते थे, उसको क्या बोलते थे, जनक। आप लोग को पता ही होगा विदेहा में ही माता सीता का जन्म हुआ था। उनका जन्म विदेहा में, इसलिए उनको वैदेही भी बोलते हैं, और उनको जनक पुत्री बोलते हैं। जनक पुत्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि विदेहा के जो राजा होते थे उनको हम लोग जनक बोला जाता था, वो उनको जनक के नाम से जाना जाता है। और माता सीता के जो पिता थे, यानी कि जिसको हम लोग नॉर्मली जनक के नाम से ही जानते हैं, तो ये तो उनके राजा का नाम हुआ ना। इनका जो अपना अलग से नाम था, इनका जो अपना अलग से नाम था वो था सिरध्वजा जनका। उनका अपना नाम था सिरध्वजा जनका, उनका अपना नाम था ये। और ये विदेहा के 23वें जनक थे, यानी कि ये विदेहा के 23वें राजा थे। ठीक है, सो जनक उनका नाम नहीं था, उनका जो राज होता था, यानी कि जो राजा होता था उनको जनक नाम से जाना जाता था। एक्चुअल में जो उनका अपना नाम था वो था सिरध्वजा जनका। विदेहा के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं महाभारत और रामायण की। महाभारत और रामायण ये दोनों काफी इम्पोर्टेंट हिंदू टेक्स्ट माने जाते हैं। ये हिंदू एपिक्स भी बोले जाते हैं इनको, यानी कि हिंदू ग्रंथ इसको बोला जाता है। महाभारत और रामायण में भी बिहार के बारे में काफी ज्यादा रेफरेंस देखने को मिलता है। महाभारत में मगध राज के बारे में जिक्र है, मगध के बारे में, साथ ही साथ विदेहा यानी कि मिथिला के बारे में आपको इसमें जानकारी मिलती है। मगध में का जो राजा था जरासंध राजा था, जिसको कि पांडुपुत्र भीम ने वध किया था। तो महाभारत में भी मगध के बारे में जिक्र है, रामायण में भी विदेहा यानी कि मिथिला के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि माता सीता का जो है वो घर था एक तरीके से कह सकते हैं। सो महाभारत और रामायण जो कि हिंदू टेक्स्ट है, इनमें भी बिहार में जो जगह है जैसे कि मगधा विदेहा, इनके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कुछ बौद्धिस्ट टेक्स्ट की, और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ जैन टेक्स्ट की।
बौद्धिस्ट सोर्सेज की बात करें तो बौद्धिस्ट सोर्सेज हमें 6ठी शताब्दी से लेकर के मौर्यन एम्पायर देखिए लगभग 1ली शताब्दी तक थी, यानी कि फर्स्ट बीसी मान सकते हैं, फर्स्ट बीसी तक उनका जो है वो शासन रहा था बिहार में। तो बौद्धिस्ट सोर्सेज में हम लोग को 6 बीसी से लेकर के पूरा मौर्यन एम्पायर तक के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन मिलता है। कुछ बौद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कैनन्स का मतलब याद रखिए टेक्स्ट होता है, अगर कैनन्स लिखा है तो इसका मतलब वो टेक्स्ट की बात कर रहा है। टेक्स्ट मतलब उस समय की बुक्स की बात कर रहा है, किताबों की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ और नहीं है बल्कि बुक्स है, किताबें हैं। तो बौद्धिस्ट कैनन्स यानी कि बौद्धिस्ट बुक अंगुत्तर निकाय में नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया के जो रिपब्लिक्स थे, मोनार्कीज थे, उनके बारे में मेंशन मिलता है कि कब किस समय पर किस रीजन में किसका जो है वो मोनार्की रहा है, या फिर अगर रिपब्लिक्स है तो उसके रिपब्लिक्स के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए अंगुत्तर निकाय में हम लोग को सबको पता है कि एंशिएंट टाइम में यानी कि वैदिक पीरियड में पूरे इंडिया जो है वो 16 यानी कि 16 महाजनपद में बटा था, 16 महाजनपद। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको पता है कि ये जो 16 महाजनपद की जानकारी जो है हमें किस बुक से मिलती है, कौन सा टेक्स्ट है, कहाँ से हमको रेफरेंस मिलता है कि बिहार में जो इंडिया में जो है ये 16 महाजनपद थे, तो वो जो बुक है वो अंगुत्तर निकाय ही है। अंगुत्तर निकाय में ही हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसका रेफरेंस हमें कहाँ से मिलता है, तो वो है अंगुत्तर निकाय। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बुक दीघा निकाय। 1 मिनट मैं इरेज कर लेता हूं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दीघा निकाय, दीघा निकाय और विनय पिटक की, जिसमें कि जो मोनार्कीज थे मगधा के, साथ ही साथ रिपब्लिक्स ऑफ वैशाली, इनके बारे में जिक्र मिलता है, इनके बारे में बताया गया है, यानी कि मगधा में कब कब कौन कौन से मोनार्कीज रहे हैं, और साथ ही साथ वैशाली का जो रिपब्लिक है इसके बारे में हमें दीघा निकाय और साथ ही साथ जो विनय पिटक है इसमें हमें जानकारी मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बौद्धिक टेक्स्ट की। नेक्स्ट है दीपवामसा और महावामसा, जिसको कि 5वीं शताब्दी में कंपाइल किया गया था, यानी कि इसकी रचना जो है वो 5वीं शताब्दी में की गई थी। देखिए ये दोनों एक इम्पोर्टेंट बुक है। इम्पोर्टेंट बुक इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये जो दोनों बुक है दीपवामसा और महावामसा, ये इंडिया में लिखी गई बुक नहीं है, इसको श्रीलंका में लिखा गया है, इसको श्रीलंका में लिखा गया है, और ये श्रीलंकन हिस्ट्री को बतलाती है और साथ ही साथ इंडियन हिस्ट्री को भी बतलाती है, क्योंकि इसमें मौर्यन के बारे में, खास तौर से अशोका के बारे में काफी ज्यादा जानकारी है इस बुक में। ये भी एक बौद्धिस्ट बुक ही है, लेकिन इसका जो है वो रचना श्रीलंका में किया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि इसका रचना कहाँ है, श्रीलंका में हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी बुक है जिसका जो रचना है वो, यानी कि जो कंपाइलेशन है वो श्रीलंका में हुआ है। श्रीलंका को पुराने समय में, याद रखिए, श्रीलंका को जो है पुराने समय में सिलोन के नाम से जाना जाता है, सिलोन बोला जाता था इसको। अब ये श्रीलंका हो गया है, लेकिन पहले इसको सिलोन बोलते थे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ जैन सोर्सेज की, जैन बुक्स की। जैन बुक्स में है आपका भगवती सूत्रा। भगवती सूत्रा जो है, जो वैशाली के लिच्छवीज थे उनके बारे में जानकारी देती है। देखिए वैशाली में कई तरह के क्लान्स थे। क्लान्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो गोत्र होते हैं उससे है, ठीक है। तो वैशाली जो पूरा का पूरा महाजनपद था, इसमें कई तरह के गोत्र थे अलग अलग, जिनका जो रीजन था वो अलग अलग था। लगभग इसमें 12 या फिर 12 से ज्यादा जो अलग अलग गोत्र थे, उसमें से एक था
लिच्छवी। ठीक है, तो लिच्छवी उन 12 हो में से काफी ज्यादा स्ट्रांग था, काफी ज्यादा ये स्ट्रेंथ था इसका, क्योंकि इन 12 में अगर कह सकते हैं किसी का दबदबा चलता था तो वो लिच्छवीज का ही है। तो लिच्छवीज के बारे में जानकारी हमें भगवती सूत्रा से मिलता है। भगवती सूत्रा में लिच्छवीज के बारे में काफी इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र देखिए, ये जो अर्थशास्त्र बुक है ये कहीं से भी इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र बुक जो है वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल बुक है। उसमें एक राजा और उसके द्वारा शासन, उसका क्षेत्र, इन सब के बारे में लिखा हुआ है कि एक राजा, कुशल राजा कैसे बन सकता है, वो अपनी प्रजा को कैसे अच्छे से खुश रख सकता है, इसके बारे में मेंशन है। उसके अलावा है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त की लिखी हुई बुक है। महाभाष्य, जो कि पतंजलि की लिखी हुई बुक है। राजतरंगिणी, जिसके जो रचयिता है, जिसके जो राइटर है वो कलहन है। इन सब के बारे में इन सब में जो है वो मौर्यन एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अशोका वंदना, दिव्य वंदना, ये जो बौद्धिस्ट बुक है, इनमें भी अशोका की जो हिस्ट्री है पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज वे में लिखी हुई है। यानी कि अशोका वंदना, दिव्य वंदना, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि मिलनी अशोका के ऊपर एक बुक लिखी हुई है। ठीक है, राजतरंगिणी जो है वो अशोका के जो बेटे हुए हैं उनके बारे में बात करता है। उसमें भी खास तौर पे उस बेटे के बारे में जिसने कि कश्मीर में शासन किया था। यानी कि अशोका के समय में भी कश्मीर में शासन था, अशोका का शासन, अशोका का बेटा का शासन हुआ, यानी कि जाहिर सी बात है कि अशोका का शासन हुआ। ठीक है, यानी कि उस समय भी कश्मीर में हिंदू राजा की जो थी वो शासन थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गुप्ता एम्पायर्स की। गुप्ता पीरियड में कौन से टेक्स्ट हैं जो हमें बिहार के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, जिनसे गुप्ता पीरियड जो है उसको गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है। न सिर्फ बिहार हिस्ट्री की बल्कि आप इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड, क्योंकि उस समय ऐसे ऐसे नवरत्न हुए थे जिनकी जो रचनाएं हैं वो आज भी काफी फेमस है और आज भी उनका इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है। जैसे आर्यभट्ट, आर्यभट्ट बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और उन्होंने ही जो शून्य होता है यानी कि जीरो होता है उसका इन्वेंशन किया था, उसका डिस्कवर किया था। इन्वेंशन नहीं बोलेंगे, डिस्कवर बोलेंगे, डिस्कवर किया था। तो आर्यभट्ट की आर्यभट्टीय बुक है। उसके अलावा कालिदास का मालुकांगनी मित्रम बुक है, वो है। उसके अलावा बौद्धिस्ट टेक्स्ट है आर्य मंजूश्री मुल्काल्पा, ये बुक है। इसे आप प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ये बुक एक बौद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये जो बुक्स है इनमें गुप्ता एम्पायर की टाइम पर बिहार की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस क्या थे, इन सब के बारे में जो है वो जानकारी मिलती है। आगे हम लोग बात करते हैं ट्रैवलर्स की, यानी कि वो लोग जो दूसरे देशों से इंडिया में ट्रैवल करने के लिए आए थे। मेनली इसमें जो थे वो रिलेटेड थे बौद्ध धर्म से। बौद्ध भिक्षु होते थे जो यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी में बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए आते थे। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसमें सबसे पहला है फाहियान। फाहियान एक चाइनीज ट्रैवलर था जो कि चंद्रगुप्ता द्वितीय के समय में आया था। इसके जो ट्रैवलॉग है, ट्रैवलॉग का मतलब यात्रा वृत्तांत होता है, जिसमें कि इसने अपने पूरी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको लिखी हुई है। तो इसके जो ट्रैवलॉग है उसमें बिहार की सोशल और रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिलती है। तो याद रखिए फाहियान जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर है और ये किसके समय में आया था, चंद्रगुप्ता द्वितीय के समय में आया था। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चंद्रगुप्ता द्वितीय जो है आप इसको मौर्य एम्पायर से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, क्योंकि ये मौर्य एम्पायर का रूरल नहीं था, ये गुप्ता एम्पायर का रूरल है। याद रखिए ये किसका एम्पायर रूरल है, गुप्ता एम्पायर का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वेनसांग। वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के काल में आया था, यानी कि हर्षवर्धन रूलर था, उसके समय में वेनसांग इंडिया में आया था और उसने इंडिया के काफी सारे जगहों को और
ट्रैवल किया था और उसके बारे में जानकारी हमें जो है इसके बुक में है, यानी कि इसके जो ट्रैवलॉग है उसमें मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं इति सिंह। इति सिंह के जो ट्रैवलॉग है उसमें नालंदा महावीरा, इसके जो फंक्शन है वो कैसे हो रहे थे, क्या क्या इनमें जो चीजें थी, कितना बड़ा था, कैसे यूनिवर्सिटी ये काम करती थी, उनके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, और ये जो है वो सबसे लास्ट भी है, तिब्बतन मॉन्क के बारे में। तिब्बतन मॉन्क धर्मस्वामी, इसमें जो है वो नालंदा में जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ था उसकी जानकारी मिलती है। ये इंडिया में लगभग 1232-34 के समय में आया था और इसने नालंदा के ऊपर जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ था उसके बारे में काफी डिटेल में जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है, इसके जो टेक्स्ट है इससे रिलेटेड। तो ये एक तिब्बतन मॉन्क था। सो दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा जो लिटरेचर है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, लिटरेरी सोर्सेज। इसमें हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स और उसमें किस तरीके से बिहार के बारे में जानकारी है उसको हम लोगों ने पढ़ा। तो ये पहला चैप्टर का लास्ट लेक्चर था पूरा का पूरा। तो दोस्तों, पहला चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो आप या फिर जिन लोगों ने पूरे लेक्चर्स को नहीं देखा है, ये मेरा रिक्वेस्ट होगा उनसे कि वो पहले पूरे लेक्चर्स को अच्छे से देख लें। उसके बाद हम लोग अब इसमें एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, यानी कि इस चैप्टर का एमसीक्यू जो होगा वो डिस्कस किया जाएगा। 20 के लगभग एमसीक्यूज है, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहले से इन वीडियोस को एक बार अच्छे से रिवाइज कर ले, अच्छे से इसको समझ ले, तो एमसीक्यूज करना काफी आसान हो जाएगा। और पूरा मतलब मेरा गारंटी है कि वो एमसीक्यूज आप पूरी तरीके से कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को अगर उनको पसंद आता है तो इस वीडियोस को लाइक करें, साथ ही साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, ये एक नया चैनल है और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के जो इंफॉर्मेशन है, वीडियोस हैं, मैं आपके लिए बनाता रहूं, तो आपका सपोर्ट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों से ये मेरा निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे ये आशा है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।